हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसमें हम जीएस पेपर 2 जो प्रीलिम्स का है सी सैट उसका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को कवर करा रहे हैं। और ये 2014 का पेपर है जिसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के कराए हैं और ये है सेकंड पार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। फर्स्ट वीडियो में हमने ये कवर कर लिया था और जो इंग्लिश मीडियम के लिए वो आज का पैसेज ये है पैसेज 2। तो ये मैं थोड़ा पॉज कर दे रही हूँ तो जिससे आप देख पाओ और आराम से इसके क्वेश्चंस हैंडल कर पाओ पढ़ कर। ये उस कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड पार्ट है और ये है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और ये है हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस हिसाब से फिर जा कर के पैसेज को पढ़ेंगे। तो ये है क्वेश्चन हमारा और एक क्वेश्चन यहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस परिच्छेद में यानी कि पैसेज के अनुसार कोई तेल कंपनी और अधिक लाभ कमा सकती है यदि पेट्रोल की कीमत निर्धारण हेतु एक पारदर्शी सूत्र प्रति पखवाड़े या माह घोषित किए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे तेल कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा अगर वो कुछ फॉर्मूलाज को फॉलो करेंगी और उनमें से ये दे रखे हैं ऑप्शन की इसके प्रक्रिया को बढ़ावा दे करके। ठीक है, ये ऑप्शंस हम नहीं अभी पढ़ेंगे, हम ये क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे अभी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस पैसेज के अनुसार जो प्राइवेट तेल कंपनियां हैं तेल उत्पादन के बाज़ार में पुनः प्रवेश करती हैं यदि। तो यहाँ पे है प्रवेश करने से। ठीक है, और उसके कारण क्या होंगे कि क्यों वो प्रवेश करते हैं जो प्राइवेट तेल कंपनियां हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में है कि कोई तेल कंपनियां अधिक लाभ कमा सकती हैं लेकिन उसके लिए क्या फॉर्मूला है इस्तेमाल करना होगा। तो ये दो क्वेश्चन हम अच्छे से समझ गए और अब हम इसी पॉइंट पे फोकस करके पैसेज को पढ़ेंगे। तो पैसेज में लिखा हुआ है कि सरकार के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को प्रायः सहमति और अनदेखी से नियंत्रित करना आसान है। ठीक है, सहमति और अनदेखी से नियंत्रण करना आसान है, इसलिए पहले कदम के रूप में वास्तव में ये करने की ज़रूरत है कि पेट्रोल की कीमत निर्धारण, ये हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, को पारदर्शी सूत्र पर आधारित किया जाए। यदि कच्चे कीमत जो तेल की कीमत है वो x और विनिमय दर y हो तब हम महीने अथवा पखवाड़े पर सरकार पेट्रोल की अधिकतम कीमतों की घोषणा करे तो उसे कोई भी व्यक्ति एक्स हो या वाई के आधार पर परिकल्पित कर सकता है। तो ये इन्होंने बताया कि क्यों होना चाहिए, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कीमतों का निर्धारण कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने हेतु नियम बनाया जाना चाहिए कि तेल का जो विपणन है यानी जो मार्केटिंग है करने वाली जो कंपनियां समान रूप से अपनी लागतें यानी कीमतें जो हैं प्राप्त कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई कंपनी नव प्रवर्तनों में से अपनी लागतों को कम कर ले वह और अधिक लाभ प्राप्त करेगी। इस प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत व्यवसायिक प्रतिष्ठान नव प्रवर्तनों की ओर अधिक प्रवृत्त और दक्ष हो जाएंगे। एक बार नियम की घोषणा हो जाए तो सरकार की तरफ से फिर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया जाए तो प्राइवेट कंपनी इस बाज़ार में पुनः प्रवेश करेगी। ठीक है, तो और जब एक बार इनकी पर्याप्त संख्या बाज़ार में आ जाएगी यानी प्राइवेट कंपनियों की, तो हम नियम आधारित कीमत निर्धारण को हटा सकते हैं। ठीक है, इससे वास्तविक रूप में बाज़ार पर छोड़ा जा सकता है, मतलब उसको अपने फ्लो में रखा जा सकता है, बाज़ार अपने हिसाब से चलेगी। निश्चित रूप से ये सामान्य एंटी ट्रस्ट न्यास विरोधी
विनियमों व अन्य प्रतिस्पर्धी कानूनों के अधीन रहते हुए होगा। मतलब एंटी ट्रस्ट का मतलब यही है कि विनिमय यानी कि जो नियम रेगुलेशन है उसके अधीन रहते हुए ही होगा, पूरी तरीके से फ्लो या छूट नहीं दी जाएगी। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पैसेज में लिखा हुआ है कि कोई तेल कंपनी और अधिक लाभ कमा सकती है यदि पेट्रोल की कीमत निर्धारण हेतु एक पारदर्शी सूत्र प्रति पखवाड़े या माह घोषित किया जाए। ठीक है, पखवाड़े का मतलब माह है। तो पहला ऑप्शन था कि इसके विक्रय को बढ़ा करके नवप्रवर्तनों के द्वारा, नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन। ठीक है, तो इसकी तो बात हमने सुनी थी। ठीक है, ये बात हमने कहीं नहीं सुनी। तो एक अगर जिसमें है हम उसको कट कर देते हैं, और दो इनमें है और एक इसमें था नहीं तो हमने डी को कट कर दिया। अगला है लागतों में कमी करके। ठीक है, ये भी हमने सुना था, हो सकता है आपको ध्यान में ना आया हो। तो हम लेकिन 4 नंबर देखते हैं कि आगे क्या है। इसके इक्विटी शेयर्स को ऊंची कीमतों पर बेच करके। तो हमने ये डेफिनेटली नहीं पढ़ा था इस तरीके की कोई भी बात। ठीक है, तो ये 4 नंबर भी कट गया सी का। तो इससे ये हुआ कि हमको आंसर मिल गया कि बी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि इस पैसेज के अनुसार जो प्राइवेट तेल कंपनियां तेल उत्पादन के बाज़ार में पुनः प्रवेश करती हैं यदि, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सही पूछ रहा है या गलत। ठीक है, तो एक पारदर्शी नियम आधारित पेट्रोल का कीमत निर्धारण अस्तित्व में हो। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। हाँ, ठीक लग रहा है। तेल उत्पादन के बाज़ार में सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि है कि नहीं है, बीच में कहा है कि फ्री बाज़ार करने के लिए। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा उत्पादन दिए जाते हों, उपदान दिए जाते हों, सॉरी, सरकार द्वारा उपदान दिए जाते हों। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा था डेफिनेटली। तो हम 3 को माइनस करेंगे। ठीक, ऑप्शंस में एंटी ट्रस्ट के विनियमों को हटा दिया गया हो। ठीक है, हटाने से रिलेटेड बात तो नहीं की गई थी। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लास्ट में ही है एंटी ट्रस्ट नियमों पर अन्य प्रतिस्पर्धी कानूनों के अधीन करते हुए। हटाने की बात तो नहीं की गई है। ठीक, तो इसका मतलब 4 नंबर भी गलत है और हमारा ऑप्शन है सही ए। ओके, तो ये ख़त्म हो गया ये पैसेज के क्वेश्चंस। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इंग्लिश के पैसेज हैं जिनको मैं स्क्रॉल करूँगी और आप पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। और ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये है नेक्स्ट हिंदी का पैसेज, तो इसको पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन भारत के कृषि, ओप्स, हमें तो पहले क्वेश्चन पढ़ना था सॉरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ ये रहा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहता है पैसेज का कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान फसलों के स्थानों में बदलाव लाने के लिए किस कारण से मजबूर होंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो है कि इस पैसेज के अनुसार भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो ये अब ध्यान रखेंगे और चलिए अब पैसेज को पढ़ते हैं। तो जलवायु परिवर्तन भारत की कृषि पर संभावित रूप से विध्वंसकारी प्रभाव रखता है, जबकि जलवायु परिवर्तन के समग्र प्रचल वर्धमानता स्वीकृति है। अगले 30 वर्ष में 1 डिग्री सेल्सियस की औसत तापमान वृद्धि, इस अवधि में 10 सेंटीमीटर से कम की समुद्री तरल वृद्धि और क्षेत्रीय मानसून की विचरण तथा संगत अनावृष्टि। उफ, कितनी डिफ़िकल्ट हिंदी से लिखी है, पर आप फिर भी समझ जाओगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर आपको नहीं भी कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता है तो। भारत में प्रभाव काफ़ी स्थल एवं फसल विशिष्ट होने संभावित हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये जो लाइन है कि लिखा हुआ है कि इन कारणों से जलवायु परिवर्तन होंगे, उनसे जो चेंजेस आएंगे उनसे स्थल और फसलों में जो है स्पेशली परिवर्तन आएंगे। कुछ फसलें परिवर्तनशील दशाओं के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दे सकती हैं, दूसरी नहीं भी दे सकती हैं। इससे कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और प्रणाली में अनुकूल हो सके, इस हेतु अधिकतम
नमयता बनाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। मतलब ज़रूरत है अधिक इसको प्रोत्साहन देने की। अनावृष्टि रोधन का मुख्य संघटक अंतः जल स्तर का प्रतिबंधित पुनरुद्धार है। यानी कि पानी की कमी होगी और उसके लिए कैसे इनिशिएटिव लिया जाएगा आगे। महत्वपूर्ण आधारित फसलें जैसे गेहूँ, चावल की लागत उपज सुनिश्चित करने के लिए ताप परिवर्तनों तथा जल उपलब्धताओं को देखते हुए इन फसलों की उगाई वाले स्थानों को बदलना भी आवश्यक हो सकता है। देखिए ये टर्म्स हमने पढ़ा है और ये क्यों है, क्योंकि इनकी जो लागत उपज सुनिश्चित करने के लिए ताप परिवर्तनों तथा जल उपलब्धता को देखते हुए कि क्योंकि ये फसल की डिमांड है इस तरीके की, उगाई वाले स्थानों को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। दीर्घावधि निवेश के निर्णय करने में जल उपलब्धता एक मुख्य कारक होगा। ओके, तो ये मुख्य कारक है जल उपलब्धता। उदाहरण के लिए अगले 30 वर्षों में जैसे जैसे हिमनद पिघलते जाएंगे यानी ग्लेशियर पिघलते जाएंगे, हिमालय क्षेत्र से जल के बहाव के बढ़ते जाने और तदंतर अधिक घटते हुए जाने का क्या है यार, सॉरी पूर्वानुमान किया गया है। सॉरी कृषि पारिस्थितिकी दशाओं में बड़े पैमाने पर आने वाले इन बदलावों के लिए योजना बनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना निर्णायक होगा। यानी कि योजना बनाने और प्रोत्साहन बनाने का जो है ज़रूरत होगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो उससे होने वाले जो खतरे हैं उनके लिए पूर्वानुमान करके इनिशिएटिव लेना होगा, पॉलिसीज़ बनानी होगी। तो चलिए डील करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे भी पैसेज का हिस्सा बाकी है। तो भारत के लिए कृषि अनुसंधान और विकास में दीर्घ अवधि निवेश करना आवश्यक है। यह संभावित है कि भारत को भविष्य में एक बदले हुए मौसम प्रतिरूप का सामना करना होगा। ठीक है, तो ऐसा संभावना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान फसलों के स्थानों में बदलाव लाने के लिए किस कारण से मजबूर होंगे। हिमनादों का पिघलना यानी ग्लेशियर का पिघलना। ठीक है, फसलों का जो बदलाव करना है जगह में, उसके लिए जो मजबूरी है वो हिमनादों यानी कि ग्लेशियर के पिघलने से नहीं है, जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। ये कारण है, ये कारण नहीं है। तो एक जो है वो गलत हो जाएगा हमारे ख्याल से। तो ये अगर गलत हो गया तो फिर ये सब भी हमारा आंसर। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना जो महत्वपूर्ण क्यों है। पहला है मानसून प्रतिरूपों में विचलन का पूर्वानुमान करना और जल संसाधनों का प्रबंध करना। तो ये हमने थोड़ा पढ़ा है, तो सुना सुना सा लग रहा है। और ये जो आर्थिक समृद्धि के लिए दीर्घावधि ऐसी कोई बात पैसेज में नहीं की गई है। फसलों की व्यापक अनुकूलता को सुकर बनाना यानी कि अडेप्टिबिलिटी जो है फसलों की वो कैसे बढ़ेगी, तो ये भी लग रहा है। और डी है अनावृष्ट दशाओं का पूर्वानुमान करना और अंतर्जल स्तरों का पुनरुद्धार जैसी कोई भी बात नहीं की गई है पैसेज में। तो आपको ये और ये जो है 50-50% लग रहा होगा। तो खैर यहाँ पे फसल हम क्यों अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फसल हैं उनकी मौसम के अनुसार जो है अपने आप को अनुकूल बना पाए। तो हमारा इससे सी वाला आंसर ज़्यादा सटीक है और यही आंसर एक्चुअली यूपीएससी के जो आंसर किए उसमें भी है। ठीक है, ये है सेकंड पैसेज और मैं इसको स्क्रॉल कर दे रही हूँ और इसको पॉज करके पढ़ लें। ये काफ़ी बड़ा पैसेज है। ठीक है, इस पैसेज को भी स्क्रॉल कर दे रही हूँ और आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और मैं इसको अगर पढ़ने जाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी होने के चांसेस हो जाएंगे। ओके, और ये इसका पार्ट सेकंड है। चलिए, और ये इंग्लिश वाले के क्वेश्चंस हैं, तो ये भी देख लें। पर इतने बड़े पैसेज से आप 4 क्वेश्चन को करेक्ट भी कर सकते हो, तो ये भी दे रखा गया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जो पैसेज में दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होंगे? ठीक है, और ये ऑप्शंस हैं। दूसरा है, हम जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर क्यों बने हुए हैं? ठीक, तो ये भी कीप इन माइंड। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना हमारे लिए किस तरह सहायक होगा? ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है कि इसका संदेश क्या है इस पैसेज का? ठीक है, तो इनमें से क्या सटीक संदेश है? तो इस पैसेज में मूलतः क्या किया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों को कैसे कम किया जाए, उसके अराउंड सारी चीज़ें चल रही हैं। मेन फोकस ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पे है। उसमें जो नवीकरणीय ऊर्जाओं हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पे बात की गई है। ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन है उसको कैसे कम किया जाए, उस पे निर्भरता, उस पे बात की गई है। जीवन शैली को कैसे बेहतर बनाया जाए, जैसे कि प्रोटीन के उपभोग को कम किया जाए, यानी प्रोटीन यानी मांस के जो उपभोग हैं उसको कम किया जाए। ठीक है, तो यही मेन मेन बातें कही गई हैं इसमें, और चलिए अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि था हमारा कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होंगे, क्या होंगे? तो मांस के उपभोग में कमी लाना, हाँ ऐसी बातें कही गई हैं। ठीक है, तीव्र आर्थिक उदारीकरण नहीं, ये चीज़ नहीं कही गई है पैसेज में। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद उपभोक्तावाद में कमी लाना, हाँ मैंने कहा था कि मांस के इसको कम करना चाहिए कंजम्पशन को, तो ये 3 सही है। अगर 2 गलत है तो इसके आधार पे हमारा ये बी और डी ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता है, तो सी हमारा ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर क्यों बने हुए हैं? ठीक है, तो यह है अपर्याप्त प्रौद्योगिकी विकास, हाँ सही है। ठीक है, अनुसंधान और विकास के लिए अपर्याप्त निधियाँ, ये भी सही है, इस पैसेज में मेंशन है। और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की अपर्याप्त उपलब्धता, हाँ ये भी सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना हमारे लिए किस तरह से सहायक हो सकता है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस मेन है और इसके लिए सहायक जो एलिमेंट है वो क्या क्या है? तो इससे लोग स्वास्थ्य पर जो व्यय है वो घटता है। हाँ ये सही है कि अगर आप बीमार कम पड़ोगे तो आपके खर्चे कम होंगे, स्वास्थ्य सही रहेगा। इससे पशुधन पर निर्भरता घटती है, नहीं, आप सिर्फ मांस का कंजम्पशन कम करने से आपकी पशुधन पर निर्भरता नहीं घटेगी, क्योंकि हम और भी पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 2 अगर एलिमिनेट हो जाता है तो ये, और क्वेश्चन नंबर सी ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ये 2 बचते हैं, तो एक हमारा करेक्ट है। इससे ऊर्जा आवश्यकताएं घटती हैं, हाँ, कि अगर ग्रीन हाउस गैसें अगर ज़्यादा उनमें कमी लाई जाएगी तो हम उनसे बचने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं हमारा उसमें भी कमी आएगी, उस एनर्जी को भी कम करना होगा, तो ऊर्जा आवश्यकताओं को भी जो है ना उसमें भी कमी आएगी, तो 3 सही है। और इससे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन की दर घटती है, हाँ तो ये भी सही है, तो ये जो बी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सारभूत संदेश क्या है? तो सारभूत संदेश ये है कि पूरे पैसेज में जो मेन चल रहा है टॉपिक, जो केंद्रीय फोकस था, ठीक है, केंद्रीय बिंदु था, वो क्या था, तो उसको ध्यान में रखेंगे। तो हम जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर बने हुए हैं, ये बात सही है, ये सारी पैसेजेस में शायद लिखे हैं, ये पैसेज में लिखा हुआ है। ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना अति आवश्यक है, ये भी है। हमें अनुसंधान और विकास में निवेश करना ही चाहिए, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। लोगों को अपनी जीवन शैली बदलनी ही चाहिए, ये भी पढ़ा हुआ है। ये चारों चीज़ें आपको पैसेजेस में दी हैं, लेकिन जो मेन संदेश है, ठीक है, तो मेन संदेश यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना अति आवश्यक है, ये है मेन। और ये जो तीनों चीज़ें चल रही हैं, ये और ये इनके सहायक तत्व हैं, ठीक है, पर मेन जो है यही है कि ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना अति आवश्यक है। तो अगर आपको कोई पैसेज बहुत लंबा होता है तो कहने वाली बात ये होती है, या तो वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपने कहीं पढ़े होते हैं, तो आप बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि उसमें क्या चल रहा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये जो संदेश वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमेशा लास्ट में दिया होता है। ठीक, तो आप अगर लास्ट के पैसेजेस भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको संदेश मिल जाएगा, कि जैसे आप सोचो कि आपने किसी को कहानी सुनाई, तो आप उसका जो लास्ट में जो संदेश दोगे, उससे जो सीख दोगे, वो क्या होगा आप लास्ट में बताओगे। ठीक, तो ये बिल्कुल वैसा है।
और अगर लंबे पैसेजेस हैं तो आप जा कर के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो की पॉइंट्स हैं आप वो चीज़ें वहाँ पे अगर आपको दिख रही हैं तो डायरेक्ट आप वो पैसेजेस के लाइंस पढ़ सकते हो, तो ये भी कर सकते हो आप। होप कि आपको समझ आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने तरफ से। ये है नेक्स्ट पैसेज और इसको मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप देख लेना। ओके, तो यहाँ है इसका पार्ट 2 और ये है उसके क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट है पैसेज, ठीक है, हिमालय का परितंत्र भूवैज्ञानिकरण और जनसंख्या। खैर हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफ़ी बड़ा पैसेज है, पर इससे 4 क्वेश्चंस आएंगे तो ठीक है। फिर तो 4 क्वेश्चन अगर आप एक पैसेज से कर पा रहे हो तो खैर क्वेश्चन क्या है कि जो पैसेज है उसके अनुसार परितंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव स्वरूप क्या होंगे, ठीक है, इसके सही आंसर को ढूंढना है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक कथन का सबसे सटीक निहितार्थ यानी मीनिंग निकलता है कि समकालीन संरक्षण उपागम की ओर ध्यान अंतरित करने की आवश्यकता है, मतलब किधर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट है दिए गए पैसेज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश क्या दिया गया है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व धारणा बनाई गई है, ठीक है, इस पैसेज के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से पूर्व धारणा बनाई गई है वो क्या है, ठीक। तो अब ये भी सॉल्व करते हैं। पूर्व धारणा यानी कि असम्पशन क्या बनाया गया है, ठीक है, चलिए देखते हैं। हिमालय का पारितंत्र भूवैज्ञानिक कारणों और जनसंख्या के बढ़ते हुए बोझ, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और अन्य संबंधित चुनौतियों से अन्न दबाव के कारण क्षति के प्रति अत्यधिक सुबेदे यानी कि वनरेबल है। वनरेबल के ये जो पहलू हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण उत्तेजित हो सकते हैं, ठीक है। ये संभावना है कि जलवायु परिवर्तन हिमालय के परितंत्र पर बढ़ते हुए तापमान, परिवर्तनीय वर्षण प्रतिरूप, अनावृष्टि की घटनाओं, यानी कि ये इसके कारण बता रहे हैं कि जलवायु हिमालय के जो परितंत्र हैं उनके कारण क्या है, तो बढ़ता हुआ तापमान, परिवर्तनीय वर्षण, अनावृष्ट घटनाएं और जीवीय प्रभाव के माध्यम से प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। यह न केवल उच्च भूमियों में रहने वाले देशज जो समुदाय हैं उनके ऊपर निर्वाह पर, बल्कि सारे देश में और उसके परे अनुप्रवाह क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के जीवन पर भी असर डाल रहे हैं। इसलिए हिमालय के परितंत्र की जो धारणीयता यानी वही है एजम्पशन बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने की धारणीयता यानी कि इम्पोर्टेंस उसकी जो इकोलॉजी है उसको बनाए रखने के लिए, मैंने यहाँ गलत इंटरप्रेट कर लिया था, तो विशेष ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए सभी निरूपक प्रणालियों के संरक्षण के लिए सचेत प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे इस पर बल देने की आवश्यकता है कि सीमित व्याप्ति वाले और बहुधा विशेषीकृत आवासीय आवश्यकताओं वाले विशेषी क्षेत्रीय घटक सर्वाधिक सुभेद घटकों में से एक है, यानी कि ये जो लिखे हुए वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा वनरेबल है। इस संदर्भ में हिमालय के जो जैव विविधता वाला तपस्थल है जो विशेष क्षेत्रीय विविधता से संपन्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद है, ठीक। इसके खतरों में जो है, इनके खतरे क्या हैं, अनुवांशिक अनुसंधानों और जो जातियाँ हैं, आवासों का संभावित क्षय, सहगामी रूप से परितंत्र यानी इकोलॉजी के लाभों में कमी आना शामिल है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए संरक्षण योजनाएं बनाते समय निरूपक परितंत्रों या आवासों में विशेष क्षेत्रीय घटकों के संरक्षण का अत्यंत महत्व हो सकता है, ठीक। उपर्युक्त को हासिल करने की दिशा में जो भी हमने अभी प्रॉब्लम्स और उसके लिए सलूशन दिखाए हैं उसकी दिशा में क्या क्या प्रयास किए होंगे। हमें समकालीन संरक्षण उपागमों की ओर ध्यान अंतरित करना होगा, जिसमें क्या क्या शामिल है, संरक्षित क्षेत्र प्रणाली के बीच दृश्यभूमि स्तर की
अंतः संयोजकता का प्रतिमान शामिल है। यह संकल्पना जातीय आवास पर ध्यान केंद्रित करने की जगह जैव भौगोलिक परास को विस्तारित करने पर समावेशी ध्यान संकेंद्रित करने का पक्ष समर्थन करती है। यानी कि सिर्फ एक जाति विशेष जो आवास है वहाँ का जो इकोलॉजी है वहाँ पे ध्यान देने के से ज़्यादा ज़रूरी जो है जैव जो भौगोलिक परासर है यानी एक बड़े लेवल पे समावेशी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक समंजन सीमित हुए बिना आगे बढ़ सके। इस पैसेज में था जलवायु परिवर्तन, ठीक है, और इकोलॉजी पे ध्यान कैसे ये करें, उसके लिए क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, किन किन कारणों की वजह से बढ़ रहे हैं और क्या क्या किया जा सकता है, ये सब चीज़ें इनके अराउंड चल रही हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो परितंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव स्वरूप क्या है। तो इसके जो पहला ऑप्शन है, इसके वनस्पति जात और प्राणी जात में से कुछ का अस्थायी विलोपन हो सकता है। तो कुछ का तो अस्थायी विलोपन हो सकता है जब परिवर्तन होता है। तो दूसरा है कि स्वयं परितंत्र का स्थायी विलोपन हो सकता है। अरे स्वयं कैसे हो सकता है, इसके लिए हस्तक्षेप की ज़रूरत है, जब स्वयं कैसे हो पाएगा। तो 2 हमारा जो है वो गलत है, तो इस हिसाब से 1 सही है। ठीक, तो सबसे सटीक जो निहितार्थ हैं समकालीन संरक्षण उपागम की ओर ध्यान अंतरित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन 1 है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हिमालय के परितंत्र पर दबाव डालता है। हाँ, डालता तो है, लेकिन ये इसका निहितार्थ नहीं है जो लिखा हुआ है समकालीन इसका, तो ये नहीं हो सकता। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो वर्षण प्रतिरूपण में बदलाव, अनावृष्टि की घटनाएं और जीवीय हस्तक्षेप होता है, ये बात सही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो लिखा हुआ है, खैर चलिए इसको देखते हैं आगे हम। समृद्धि जैव विविधता जिसमें विशेष क्षेत्रीय विविधता शामिल है, हिमालय क्षेत्र को एक जैव विविधता तपस्थल बनाता है। ये बात भी सही है। हिमालय के जैव भौगोलिक क्षेत्र को इस तरह समर्थ बनना चाहिए कि वो अबाध रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनता रहे। तो ठीक है, तो यहाँ पे समकालीन संरक्षण के उपागम की ओर जो ध्यान केंद्रित करने वाली बात है वो कही गई है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण, ये तो जलवायु परिवर्तन के कारण को बताया है, इसका संरक्षण नहीं है। यहाँ पर भी समृद्धि जैव विविधता है, उससे रिलेटेड ही आगे की चीज़ें बताई गई हैं, एक्सप्लेन, बट ये सटीक आंसर नहीं है। सटीक आंसर जो है ये है कि अपने आप को अनुकूल बनाता रहे जो हिमालय के जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है कि इसमें संदेश क्या है। ठीक, तो पहला है विशेष क्षेत्रता हिमालय क्षेत्र की लक्षणिक विशेषता है। ठीक है, ये बात सही है। संरक्षण प्रयासों का बल कतिपय जातियों या आवासों के स्थान पर जैव भौगोलिक परिसरों पर होना चाहिए। ये भी ठीक ठीक सही लग रहा। ओके, और जलवायु परिवर्तन का हिमालय के परितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। ठीक है, ये भी बात सही है। हिमालय के परितंत्र के अभाव में उच्च भूमि और अनुप्रवाह क्षेत्रों के समुदायों के जीवन का कोई आधार नहीं होगा। तो नहीं, ये ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन हिमालय के परितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन संदेश इसमें क्या दिया जा रहा है। तो संदेश के लिए जो सबसे सटीक पॉइंट बन रहा है वो है ये कि संरक्षण प्रयासों पर बल कतिपय जातियों या आवासों के स्थान पर जैव भौगोलिक परासरों पर होना चाहिए। ठीक है, बड़े पैमाने पे होना चाहिए। हमने लास्ट में देखा था पैसेज के कि बड़े पैमाने को, ना कि सिर्फ जैव विविधता को ही आप टारगेट, जो जलवायु परिवर्तन है ना ही केवल उसी को टारगेट कर सकते, ना ही केवल हिमालयी क्षेत्र को ही आपको ध्यान में रखना है। एक बड़े पैमाने पे जैव भौगोलिक जो परिस्थितियाँ उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्व धारणा या अजम्पशन क्या है। तो इसमें है कि प्राकृतिक परितंत्र बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का पूरी तरह से परिहार किया जाना चाहिए। पूरी तरीके से परिहार किया जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो हमारा जो एक है वो ऐसे ही गलत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि परितंत्र को न केवल मनोबौद्धिक
बल्कि प्राकृतिक कारण भी प्रतिकूल प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, तो ये बात सही है। तीसरी जो है कि विशेष क्षेत्रीय विविधता के क्षय से पारितंत्र का विलोमन होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र का कोई वहाँ की विविधता पे प्रभाव पड़ रहा है तो पूरा का पूरा जो इकोलॉजी है वो ही ख़राब हो जाता है। प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बट विलोमपन की जो स्थिति आ जाती है, विलोमपन की जो स्थिति आती है वो नहीं आती है। प्रभाव पड़ते हैं लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं देख सकते। तो 3 भी गलत होता है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। ओके, तो ये इसके सारे क्वेश्चन हो गए। मतलब अभी बाकी हैं और भी क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, और आपको अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो थैंक यू सो मच, और सपोर्ट कीजिए।